तो सर क्या ऐसा भी संभव है कि बिना किसी इन्वेस्टर्स के स्टार्टअप शुरू किया जा सके? और वो इसलिए थी क्योंकि मैं बचपन से बहुत किताबें पढ़ता था। इस देश की शिक्षा व्यवस्था इस देश के युवाओं को सिर्फ डिग्रियां दे रही है, रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। सर नवाचार और उद्यमिता को जब हम देखते हैं, तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या नजर आता है? तो युवा तो कहते हैं कि हाँ, हमारे पास आइडिया हमारे पास भी है, विजन हमारे पास भी है, काम करना हम भी चाहते हैं, पैसे कमाना हम भी चाहते हैं, लेकिन उसको शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वास्तव में मुझे विदेश जाने की कोई इच्छा थी ही नहीं। हाँ। कि मुझे ये रुचि होने लगी कि कैसे भारत के सॉफ्टवेयर सेक्टर को और तेजी से विकास किया जाए हमारे देश। फिर सर आपके मन में विचार कैसे आता है कि अब हमें नवाचार की तरफ या उद्यमिता की तरफ या स्टार्टअप की तरफ अपने आप को आगे लेके आना चाहिए? और ज्वाइन करने के बाद मानो मेरे सामने पूरी दुनिया की चुनौतियां आके खड़ी हो गई। जी। तो मैं डॉक्टरेट करते करते स्टैट्स के साथ प्रोग्रामिंग भी सीख लिया। वास्तव में मैं शिक्षक बनना चाहता था। नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तकनीक, शिक्षा, नवाचार, स्टार्टअप आदि अनेकों क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, देश भर के कई बड़ी संस्थाओं में अपनी सेवा प्रदान करने के साथ साथ हजारों युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार आदि से जोड़ के उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करने वाले डॉक्टर ओमकार राय सर आज हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आगे बातचीत करें उससे पहले हम आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि सर आपकी शिक्षा कैसे शुरू हुई और कहाँ तक हुई? इसके पहले मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे चुना अपनी बात करने के लिए, और दूसरा कि मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं मऊगुदपुर, एक गांव जहां से हम आज बातचीत कर रहे हैं जी। आजमगढ़ जनपद में, वहाँ पैदा हुआ, पला बड़ा। मैंने अपने गांव से ही प्राथमिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। अपने बगल के गांव जनता इंटर कॉलेज हरैया मैंने हाई स्कूल किया। चूँकि हरैया में इंटरमीडिएट साइंस की शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, तो मैं उससे आगे एक गांधी इंटर कॉलेज माल्टन, वहाँ गया और मैंने इंटरमीडिएट साइंस से अपना पूरा किया। 1981 में मैं पास किया। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया और वहाँ मैंने बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट किया स्टैटिस्टिक्स में 91 में। उसके बाद मैं वहाँ 2 साल पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहा और 1993 में मैं तत्कालीन नेशनल फार्मेटिक्स सेंटर, जो उस समय प्लानिंग कमीशन के अधीन था, उसमें एक वैज्ञानिक के तौर पे अपनी सेवाएं देने चला गया। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि जब आप छोटे से गांव से जब निकले और बीएचयू जैसे संस्थान में जब गए, तो सर आपको मन में विचार कैसे आया कि हमें तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में ही अपने आप को आगे बढ़ाना है? वास्तव में मैं शिक्षक बनना चाहता था। जी। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया, हाँ। या मैं जब स्कूल जाना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मिले। जी। मेरे प्राथमिक में बहुत अच्छे शिक्षक थे, आदर्श शिक्षक थे, और उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव पैदा होता था। मैं मिडिल स्कूल में गया, वहाँ बहुत आदर्श शिक्षक थे। एक शिक्षक ऐसे थे जो इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, ये चारों विषय समान कौशल्य से पढ़ाते थे। और केवल पढ़ाते ही नहीं थे, वो आप में विद्या के प्रति एक रुझान, एक निष्ठा पैदा करते थे। जी। और उनके लिए भी मेरे मन में बड़ा श्रद्धा का भाव आता था। हाँ। इसी तरह से मैं हाई स्कूल में गया। अभी विगत दिनों में अपने कैसे ही शिक्षक जिनको मैं श्रद्धा करता था, जी, श्रीमान श्यामाचरण यादव जी, अभी मैं उनसे मिल के आया। तो अचानक ही वो मिल गए मुझे। तो ऐसे शिक्षकों से मेरी मुलाकात होती है, और इसके नाते मेरे मन में कहीं न कहीं बहुत एक घोर श्रद्धा शिक्षकों के लिए बनती चली गई। जी। साथ ही साथ मैंने देखा कि एक शब्द होता है अंग्रेजी का, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी। कितनी, किस प्रशासन में, किस सर्विस में, किस सेक्टर में कितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, वो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षकों में देखी। बड़े आदर्श शिक्षक थे, डेडिकेटेड थे, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से उन्होंने डॉक्टरेट किया था, और फिर वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे। छात्रों में, समाज के लोगों में, शहरी लोगों में, सब लोग उनका सम्मान करते थे।
तो उस सम्मान से मैं बड़ा प्रभावित होता था और मुझे लगता है शिक्षक बनना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत होती है और आप अपना कार्य करते हुए आप समाज की, छात्रों की के सम्मान के पात्र हो सकते हैं। तो मूलतः मैं शिक्षक बनना चाहता था जी। और इसीलिए मैंने ये डॉक्टरेट का रास्ता चुना। जी। लेकिन सर शिक्षक बनने की उद्देश्य को लेके आप तो बीएचयू जाते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं बन पाते हैं, आप बतौर वैज्ञानिक देश भर के कई बड़े संस्थाओं में सेवा देते हैं। फिर सर आपके मन में विचार कैसे आता है कि अब हमें नवाचार की तरफ या उद्यमिता की तरफ या स्टार्टअप की तरफ अपने आप को आगे लेके आना चाहिए? ये पूर्णतः संयोग है क्योंकि कुछ अच्छा करने की इच्छा हमेशा रही। तो मैं जब अपना डॉक्टरेट कर रहा था तो अभी कंप्यूटर अपनी शैशवावस्था में था। वो मेन फ्रेम मशीनें होती थी, पंच कार्ड करने के लिए अलग मशीनें होती थी, प्रोग्राम मशीन पे अपना प्रोग्राम डालने के लिए कार्ड्स होते थे, उनको पंच करना पड़ता था। जी। मैं अपने डॉक्टरेट करते समय रिसर्च के मामले में जब मुझे फोर्ट्रान 77 की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, तो मैं डॉक्टरेट करते करते स्टड्स के साथ प्रोग्रामिंग भी सीख लिया। हाँ, तो वो प्रोग्रामिंग सीखने से फिर भी मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं था। प्रोग्रामिंग आती थी, स्टैटिस्टिक्स आती थी। स्टैटिस्टिक्स एक अलग सा सब्जेक्ट है, उसमें बड़ी विविधता है। जी। उस सब्जेक्ट का विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा योगदान है और अनुप्रयोग है उसका। तो मैं जब 1993 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग डिवीजन में गया, तो मैं मूलतः रिसर्च के लिए लाया गया था। जी। और प्लानिंग कमीशन का मैंडेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का मैंडेट कुल मिला के ये था कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा के ऊपर काम किया जाए और सूचना विज्ञान इंफॉर्मेटिक्स के साथ प्लानिंग में उसका उपयोग हो, डेटा का प्रॉपर वो किया जाए और सरकार में अधिक से अधिक उसका उपयोग हो, रिसर्च में उपयोग हो। और ऐसे एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग डिवीजन से मैं गया, लेकिन वो काम बहुत तेजी से उस डिवीजन का आगे नहीं बढ़ा। फिर मुझे सेंसस डिवीजन में लाया गया क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स का था। सेंसस में आने के बाद मैंने डेटा को और करीब से देखा और डेटा का जो मैनिपुलेशन होता है, डेटा का जो एक्सट्रैक्शन होता है, उससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, थोड़े दिनों में उसमें रहा। उसके बाद मैं विभिन्न क्षेत्रों में आईटी का जो उपयोग है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे पोस्टिंग्स मिली और धीरे धीरे मैं कंप्यूटर साइंस को भी समझ गया। सरकार में कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है वो समझ गया और फिर मैं एक सीमा तक अपने ज्ञान को ले गया, अपने अनुभवों को लिया और संयोगवश मुझे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, एक ऐसा भारत सरकार की पहल और उपक्रम जो भारत में आईटी इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए बनाया गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बनाया गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए बनाया गया और उसका ये था कि एक वन स्टॉप शॉप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स के लिए बने। ऐसे एक विभाग में मैं निदेशक के नाते चुना गया। ये वर्ष 2006 की बात है जी। और मैंने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से त्याग पत्र देकर, सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर मिनिस्ट्री के इस विभाग में बतौर निदेशक मैंने सर्विसेज ज्वाइन कर ली। और ज्वाइन करने के बाद मानो मेरे सामने पूरी दुनिया की चुनौतियां आके खड़ी हो गई जी। क्योंकि जब इस विभाग में आया तब मुझे लगा कि ये केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अलग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत की में आर्थिक क्रांति क्या कर रही है, औद्योगिक विकास में कैसे भूमिका निभा रही है, कैसे ये भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक टूल बनती जा रही है और कैसे पूरी दुनिया में भारत के ब्रांड को बढ़ा रही है। भारत की वो मेधा जो अभी उपयोग में नहीं आ रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से Y2 के प्रॉब्लम एक आई, उसके माध्यम से दुनिया भर में आईटी इंडस्ट्री जो विभिन्न तरह के उपक्रम होते थे उनके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेवाएं देना और इन सारी चीजों में एक आउटसोर्सिंग मॉडल पे सेवा दे रही थी और उसका सिंगल विंडो क्लियरेंस और सेक्टर को प्रमोट करने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया पे थी। और ऐसे में मेरे सामने एक विशाल मैंडेट आ गया और मैंने उसमें काम शुरू किया। फिर मैं स्टैटिस्टिक्स का आदमी था, मैं हमेशा आंकड़ों को देखता था, मुझे लगता था कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, मुझे लगता था कि इतना ही एक्सपोर्ट है। मैं ये भी देखता था कि इस सॉफ्टवेयर सेक्टर का, आईटी सेक्टर का भारत के जीडीपी में कितना योगदान है, उसकी
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट क्या है। अब इन आंकड़ों से मुझे एक इंसाइट, एक ज्ञान मिलने लगा जी। और फिर मैं धीरे धीरे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ प्लानिंग प्रोसेस में शामिल हो गया। और क्योंकि मुझे ये रुचि होने लगी कि कैसे भारत के सॉफ्टवेयर सेक्टर को और तेजी से विकास किया जाए, कैसे हमारे देश और एक्सपोर्ट करें, हमारे बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ सॉफ्टवेयर सेक्टर निकल के जाए। और जो कास्ट आर्बिट्राज है, जिसके नाते भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काम कर रही है, हाँ। वो कास्ट आर्बिट्राज की जो बढ़त है वो कैसे बनी रहे, क्योंकि हमारी सेवाएं महंगी होती जा रही है। तो मुझे एक समग्र विचार करने का एक अवसर मिल गया और ऐसा मेरा अगला संयोग ये रहा कि मैं उसी विभाग के जहाँ निदेशक के रूप में 2006 में मैंने सेवाएं देनी शुरू की, मैं उसका उप महानिदेशक अगले वर्ष, और उसके बाद समानांतर रूप से मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए थे उनका विकास आयुक्त भी बना। और मैं उस दायित्व को निभाते समय उत्तर भारत के 5 प्रांतों का डेवलपमेंट कमिश्नर है। और उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, उसकी मास्टर प्लान क्या होगी, उसके नॉन प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग जोन में क्या होगा, उसके रेगुलेशन में क्या अच्छा होगा, वो एक्सपोर्ट किस सेक्टर्स में करेंगे, किन भाषाओं में वो काम करते हैं, दुनिया की किन ज्योग्राफीज में वो काम करते हैं, कैसे वो यहाँ से बैठ के आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से सेवाएं देते हैं। अब मैं इस सारा काम मेरा नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और आपने जैसे अपनी यात्रा का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में थोड़ी भी उपलब्धि हासिल करते हैं तो उनको लगता है कि हमें भारत छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। जैसे आप इतनी बड़ी संस्थाओं के निदेशक और उप महानिदेशक रहे हैं, तो सर आपके मन में फिर विचार कैसे आ गया कि नहीं, अब हमें सब कुछ छोड़ के फिर वापस अपने जन्मभूमि के तरफ आना चाहिए, अपने यहाँ के युवाओं को थोड़ा जागरूक करना चाहिए और ऐसे कामों से जोड़ना चाहिए? ये बड़ा लंबा विषय है जी। वास्तव में मुझे विदेश जाने की कोई इच्छा थी ही नहीं। हाँ। और वो इसलिए थी क्योंकि मैं बचपन से बहुत किताबें पढ़ता था। एक नहीं अनेक मैं वीर शिवाजी मेरे बचपन से हीरो थे। अहिल्याबाई के बारे में पढ़ा था। मैं जब प्राइमरी में पढ़ रहा था तो हल्दी घाटी, चेतक के बारे में पढ़ा था। श्याम नारायण पांडे ही आजमगढ़ की धरती से एक बड़े साहित्यकार थे जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी। और भी बहुत सारी किताबें पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा। मेरे घर में पढ़ने लिखने का बड़ा माहौल था। दूसरा, मेरे पिताजी जब भी शहर जाते थे तो कुछ किताबें ले आते थे। उस समय की बहुत सारी मैगजीन्स भी मैं पढ़ता रहता। मैं पढ़ने में बड़ी रुचि रखता। मेरी तकिया के नीचे हमेशा कुछ किताबें रहती थी। मेरे पिताजी भी बहुत पसंद करते थे, किसान थे, तो पढ़ता लिखता रहा। मुझे ऐसा लगता था कि भारत में काम करना चाहिए और भारत में काम करने की अपार संभावना है। मैं कभी भी विदेश जाने की एकदम नहीं सोचा। और मैं ये चाहता था बचपन की भारत एक श्रेष्ठ देश बने। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया तो मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में भी थोड़ा जाना। मैं उस समय आरएसएस के भी संपर्क में आ गया था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया था। और मैं ये देख रहा था कि देश में बड़ी चुनौतियां हैं। मैं कोई एस्केपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई पलायनवादी नहीं हूँ। मैं जानता था कि ये है कि मेरे सामने आर्थिक चुनौतियां थी और विदेश जाते ही वो आर्थिक चुनौतियां समाप्त हो सकती थी, लेकिन देश में ही मैं अपना भविष्य देख रहा था। और ये मेरी जिद भी थी और ये मेरा एक कमिटमेंट भी था देश के लिए। वैसे तो इन बातों को लोग बेमानी मानते हैं, बट वो मेरे लिए बड़ी जेन्युइन बातें हैं। तो ये वही विषय थी कि जब कोई नौकरी में करता था, जैसे मैं एसटीपीआई की बात किया, निदेशक से उप महानिदेशक, फिर समानांतर रूप से महानिदेशक और विकास आयुक्त बनना, ये सब उसी डेडिकेशन, उसी पैशन से निकली हुई चीज है। मैंने आपको अभी उल्लेख किया था कि मैं कैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के प्लानिंग प्रोसेस में शामिल हो गया, क्योंकि मैं डेटा देखता था, मैं भविष्य की चीजों में इनसाइट रहती थी और वो बातें सरकार के मंत्री को, विभाग के सचिव को और कंसर्न डिविजन्स को बात समझ में आती थी। तो ये सब मुझे अवसर मिले। फिर मैं बहुत ही कम उम्र में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के इस विभाग का, वहीं जहाँ मैं एक निदेशक के तौर पर शामिल हुआ था, मैं महानिदेशक बना दिया गया। और उसके बाद मानो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मुझे इतना बड़ा दायित्व इतनी कम उम्र में मिला है। और इसलिए मैं हमेशा ये पाता था कि ये मुझे इस पद के साथ न्याय करना है, इसलिए मैंने उसको कभी नौकरी की तरह से नहीं देखा। उसके साथ हमेशा मेहनत किया, अपने संगठन को कितना सुदृढ़ बनाऊं। जब मैं 2021 में
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में, जिसमें 12 साल में डीजी था। हाँ। तो उससे उसको एक लेवल तक ले जाना, 30-32 सेंटर से 62 सेंटर बनाना, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाना, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उनको तुरंत ही समझ लेना कि इसका देश में क्या उपयोग होना चाहिए, इसका उद्यमिता के क्षेत्र में क्या उपयोग होना चाहिए, इससे हमारे देश में अवसरों के निर्माण में क्या उपयोग होना चाहिए। इसमें मेरी एक सजग दृष्टि हमेशा से रही है और आज भी रहती है, और इसलिए मैं टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही साथ योजनाएं बनाने में लग जाता था। और इसीलिए मैं 2021 में जब मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से विदा ले रहा था, उस समय तक हमारे 23 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन विभिन्न टेक्नोलॉजीज में बन चुके थे, और एक 62 सेंटर का एक पूरा केंद्र हो गया था। और उस समय तक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में भारत का एक बुलबुला था, सबसे बड़ी ताकत थी। वो कहते थे कि मतलब हमारा एकाधिकार आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में हो चुका था, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी हम आगे बढ़ चुके थे। मेरे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से मैंने ये देखा कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक नीड्स को भी हम पूरा कर रहे हैं। हमारे देश में जो आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा जो चंक है वो हमारे पास है, और हम बिना एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में, जिसको कोई चुनौती नहीं दे सका, हम उभर चुके हैं। लेकिन हमने पाया कि अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मामले में हम पीछे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो हमने मिनिस्ट्री में, फिर वही मेरा प्लानिंग प्रोसेस में हिस्सा मेरा इनपुट रहता था, तो हमारे अथक प्रयास से नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 बन के आया। मुझे बड़ी खुशी है आज की, आज भारत में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनने लगे। बिल्कुल। सर, आज गांव-गांव में स्टार्टअप की चर्चाएं हो रही है। सर, सरल भाषा में अगर बताएं कि स्टार्टअप है क्या? जो स्टार्टअप है वो कोई भी उद्यमशीलता तो मनुष्य के जीवन से लगी रही है। तो उद्यमी तो होते ही रहे हैं। हमारे देश में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन रही है। अब प्रश्न उठता है कि स्टार्टअप क्या है जी। तो स्टार्टअप थोड़ा एक अलग इकोसिस्टम है। हाँ। थोड़े अंतर हैं। जो परंपरागत उद्योग है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर का, सूक्ष्म, छोटे, लघु, मझोले और बड़े उद्योग, उनसे अंतर है कि अगर सरल भाषा में कहें तो एक ऐसा उद्यम जिसमें एक टीम टेक्नोलॉजी के आधार पर समाज की, राष्ट्र की या उद्योग की या किसी सेक्टर की कोई समस्या का समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित कम समय में स्केलेबल सॉल्यूशन जब पैदा करती है, तो वो छोटे उद्योग से या सूक्ष्म उद्यमी से या स्मॉल उद्यमी से वो स्टार्टअप की तरफ बढ़ जाते हैं। स्टार्टअप अगर वो तेजी से विकास नहीं कर रहे हैं, स्केलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी का कम उपयोग कर रहे हैं, तो फिर वो एमएसएमई बन के रह जाते हैं। और अगर वो स्केलेबल है, तेजी से अपना विस्तार, प्रसार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से ही संभव होता है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत गहरा और सघन उपयोग कर रहे हैं, और एक टीम के माध्यम से बहुत तेजी से अपने सॉल्यूशंस को लागू करते हुए तेजी से विस्तार कर रहे हैं, तब वो स्टार्टअप कहे जाते हैं। वैसे और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, उसकी सरकारी डेफिनेशन भी है, एकेडमिक डेफिनेशन भी है, लेकिन चूंकि मैं लगातार इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा रहा हूँ, उसके इंसेप्शन से जुड़ा रहा हूँ, और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो शुरुआती दिनों से मेरा बड़ा काम रहा है, योगदान रहा है, उसमें सहभागिता रही है। जी। तो सर, जब स्टार्टअप करना है तो क्या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही स्टार्टअप किया जा सकता है, या फिर शिक्षा क्षेत्र में भी हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में भी हो सकता है? वास्तव में स्टार्टअप का अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। हाँ। ये सारे क्षेत्रों में स्टार्टअप होते हैं। एजुकेशन में एडुटेक है, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में आप देखिए, उसमें स्टार्टअप्स हैं। हेल्थ में स्टार्टअप्स हैं, गवर्नेंस के सेक्टर में स्टार्टअप है, मेडिकल में है, फाइनेंशियल सेक्टर में स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। दूसरा कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जैसे नॉलेज का सेक्टर है जी, उसमें है, लेकिन परंपरागत क्षेत्रों में स्टार्टअप होता है। दूसरा कि वास्तव में
टेक्नोलॉजी इसलिए इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो टेक्नोलॉजी है जो स्टार्टअप को तेजी से विस्तार करने के लिए प्लेटफॉर्म देती है। इसलिए कोई भी स्टार्टअप हो ही नहीं सकता अगर टेक्नोलॉजी का गहरा उपयोग नहीं कर रहा। अगर टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग नहीं कर रहा है तो वो एमएसएमई सेक्टर में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें विस्तार करने की, स्केलेबल होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। सर, नवाचार और उद्यमिता को जब हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या नजर आता है? देखिए, उद्यमिता तो एक बड़ा जनरल सा टर्म है जी। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उद्यमी हो जाते हैं। जब हम कोई नया काम करने लग जाते हैं, उससे रोजगार पैदा करते हैं, धन पैदा करते हैं, तो स्टार्टअप भी उद्यमी है। हाँ। नवाचार एक प्रक्रिया है, एक सोच है। नवाचार यह है कि हम कोई भी नए ढंग से किसी काम को करते हैं तो नवाचारी हो जाते हैं। नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, अलग ढंग से किसी काम को करना। जैसे एक किसान परंपरागत से ढंग से खेती करता है, लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है तो नवाचारी हो जाता है। एक शिक्षक अगर शिक्षा देता है या एक ट्यूटर आपको घर में बैठ के पढ़ाता है तो वो परंपरागत ढंग से आपको ट्यूशन दे रहा है। और एक आईटी लेड ट्यूशन दे रहा है, आप कहीं सुदूर बैठ के बहुत सारे बच्चों को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ले आके ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करता हुआ अगर वो कर रहा है तो वो नवाचारी हो गया, और उसमें स्टार्टअप के एलिमेंट आ गए। तो यही अंतर है। नवाचार एक प्रक्रिया है, उद्यमिता एक जनरल टर्म है। स्टार्टअप भी उद्यमी है, बाकी सब भी उद्यमी है। एक उद्यमी जो नवाचारी है वो स्टार्टअप बन जाता है। सर, सफल उद्यमी बनने के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हम अपनी उद्यमिता के क्षेत्र में थोड़ा सफल हो जाए और वो स्टार्टअप कर रहा है या कोई नवाचार कर रहा है, तो क्या उसके लिए सफलता के लिए उसके पास डिग्री होना आवश्यक है या फिर उसके पास उन समस्याओं को समझने की क्षमता होना जरूरी है? देखिए, शिक्षा डिग्री का आपके ज्ञान से, आपके ऑब्जर्वेशन से कोई रिश्ता नहीं है। वास्तव में शिक्षा आपको केवल साक्षर बनाती है, और आपके अंदर एक नवाचारी प्रवृत्ति हो, खोजी हो, उत्साही हो, स्वप्न दृष्टा हो, आप आसपास की समस्याओं पे ध्यान करें, उनको देखें, उनका अवलोकन करें, और फिर उनको समस्या को समाधान की प्रवृत्ति आप में हो, उसका शिक्षा से। हाँ, शिक्षा आपको बहुत सारी सूचना देने की, दूसरा सूचना के ऊपर काम करने के लिए शिक्षा होना जरूरी है। तो डिग्री नहीं जरूरी है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा जरूरी है। लेकिन सर, आज जब हम देखते हैं विशेष तौर पे विद्यार्थियों को, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, चैट जीपीटी की बात हो रही है, तो विद्यार्थी किताबों को कम पढ़ रहे हैं। उनके पास कोई भी समस्या आ रही है तो तुरंत चैट जीपीटी खोल रहे हैं या फिर एआई के माध्यम से अपने सारे समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। तो सर, कितना घातक हो सकता है, कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, क्या है कि जो ज्ञान को एक्वायर, ज्ञान प्राप्त करने की और ज्ञान बांटने की, शेयर करने की, साझा करने की, फैलाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो जो प्रक्रिया है, जो तरीके हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी मनुष्यता को और मनुष्य को सशक्त करती है, एम्पावर करती है, और टेक्नोलॉजी कभी खराब होती नहीं जी। आप अगर मनुष्यता के विकास, ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, सिविलाइजेशनल जो डेवलपमेंट है, उनको ध्यान से देखते हैं तो टेक्नोलॉजी ने ही उन सब चीजों को सीखा। चाहे वो प्रस्तर युग हो, लौह युग की तरफ बढ़ते हैं, हमने अग्नि का उपयोग करना शुरू किया, हमने पानी में भाप का जो स्टीम को पावर में लेना, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग शुरू किया, हमने इंटरनेट का उपयोग शुरू किया। ये टेक्नोलॉजी ही है, ये जो तकनीकियां हैं वही मनुष्य को सशक्त बनाई, और सभ्यता का, समाज का विकास जो आज हम देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। आज टेक्नोलॉजी ने युवाओं को बहुत सशक्त बना दिया। अनेक माध्यमों से ज्ञान अर्जन करना, उनको उपयोग कर लेना आज उनकी सीमा, उनकी पहुंच में आ गया। पहले जमाने में ज्ञान अर्जित करने के माध्यम किताबें थी। बिल्कुल। हम किसी से सुन के ज्ञान अर्जित करते थे, कुछ किताबें पढ़ के ज्ञान अर्जित करते थे, कुछ देशाटन करके कर सकते थे। आज टेक्नोलॉजी ने सारी चीजें घर बैठे संभव कर दी, और इसलिए हमको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सर, जब हम किताबों को पढ़ते थे तो आदमी थोड़ा समय भी देता था। अब हम चैट जीपीटी या एआई का जब प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी होता है कि हम जल्दी कुछ सीख जाए, जल्दी कुछ जान जाए।
तो सर थोड़ा सा नहीं, ये एक प्रवीणता का विषय है। जी जो ये टेक्नोलॉजीज है उसका हम बेहतर उपयोग तब कर सकते हैं जब हमें पता हो कि इसका उपयोग कैसे करना है और क्यों करना है। अगर हमें ये दोनों चीजें पता हो तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए उस हथियार की तरह से है। जैसे हमारे पास एक बंदूक है तो हम एक राक्षस को मार सकते हैं। हमारे पास अगर एक गाड़ी है तो हम हिमालय पे भी जा सकते हैं, हम बहुत दूर की यात्रा कर सकते हैं। आज अगर हम पैदल चले तो हमें कन्याकुमारी जाने में कितना दिन लगेगा? हमारे पास अपनी कार है तो हम तेजी से जा सकते हैं। हमारे पास हवाई जहाज है तो हम उतनी देर में अमेरिका पहुंच सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है, विकास बहुत आवश्यक है, उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। आज इस देश के युवा, इस देश के छात्र, इस देश की महिलाएं, इस देश के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी के उपयोग से बहुत सारी चीजों का समाधान कर सकते हैं। और ज्ञान, आज के जमाने में जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है और उसका श्रवण और उसका पठन और उसका उपयोग जो जिस गति से हो रहा है, जिस तीव्रता से हो रहा है, वो पहले नहीं होता था। इसलिए अगर हम एक दूसरे तरह से देखें, हमारी दृष्टि अगर पॉजिटिव हो तो हम एक बहुत शुभ संकेत है कि जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो ज्ञान के एक अपार भंडार के ऊपर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी हम थोड़ी देर पहले स्टार्टअप की बात कर रहे थे, तो स्टार्टअप के साथ साथ एक और शब्द नया सुनने में आता है, इकोसिस्टम का। जब स्टार्टअप के साथ हम इकोसिस्टम को जोड़ते हैं तो सर स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में स्टार्टअप जो है एक नया प्रकार का उद्यम, और इसलिए इसकी सारी जो प्रणालियां वो नई तरह की। तो एक स्टार्टअप जब बनता है तो निश्चित तौर पे एक समस्या का समाधान करने के लिए होता है। उस समस्या का समाधान करने वाले एक टीम होती है जो इस तरह की समस्याओं को चिन्हित करती है, फिर उसके लिए वो एक बिजनेस प्लान बनाती है, उसकी वायबिलिटी देखती है, फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है या जो भी है वो करती है। फिर ये जोखिम भरा सेक्टर होता है, इसमें आपको बैंक्स और विभिन्न तरह के लोन्स नहीं मिलते, तो इसमें आपको बूटस्ट्रैपिंग करनी पड़ती है। मतलब आप लोग खुद ही कुछ पैसे जुटा के टीम के सदस्य उस तरह के उद्यम में लग जाते हैं। या एक एंजल इन्वेस्टर्स का एक बड़ा समूह पैदा होता रहता है जो ये मानता है कि जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप बनाने वाले लोग हैं, वो स्वप्नजीवी लोग, वो बड़े सूक्ष्म दृष्टि के लोग, वो एक स्वप्नद्रष्टा लोग हैं, वो दुनिया के विकास से, दुनिया की सोच से आगे चलते हैं। वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऐसी समाधान निकालते हैं जो सीमित दृष्टि रखने वाले लोग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों पे दाव लगाने वाले एक एंजल इन्वेस्टर्स की बड़ी टीम, उनको लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इसमें लगा देते हैं तो कल को ये कंपनी बहुत तेजी से विकसित होती है। स्टार्टअप का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका वैल्यूएशन और उनका पूंजी बाजार बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो उससे बहुत पैसे निकल सकते हैं। तो या तो हम बूटस्ट्रैपिंग करते हैं या एंजल इन्वेस्टर्स ले आते हैं। अब एंजल इन्वेस्टर्स का ये है कि एंजल क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वो एक रिस्क पे पैसा देते हैं, वो डूब भी जाता है या वो सफल हुए। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में स्टार्टअप की सफलता जो है वो मुश्किल से 7% तक है। 100 स्टार्टअप में 93 तो फेल ही कर जाते हैं। तो अधिकतम परसेंटेज जो है 7 की है, तो 100 में 7 ही एक सीमा तक सफल होते हैं। तो ऐसे में वो दाव लगाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जब एक सीमा तक वो उनका बिजनेस प्लान और सोल्यूशन थोड़ा मार्केट एक्सेस हो जाता है, तो अब दूसरा आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। अर्ली वेंचर हैं, फिर मिड वेंचर, तो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, फिर सीड वाले हैं, फिर एंजल है, फिर वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, फिर प्राइवेट इक्विटी। इस तरह की फंडिंग आती है जो प्राइवेट सेक्टर से आती है। वो हाई रिस्क कैपिटल होती है, लेकिन रिवार्ड उसमें, जिसमें सफलता हो उसमें अधिकतम। हमने देखा होगा कि पूरे देश में हमारे अभी टेक्नोलॉजी जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं वो 2 लाख के आसपास, 130 के करीब उसमें यूनिकॉर्न्स है। एक यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन जो है वो करीब 9,400 के आसपास करोड़ का होता है। तो अगर हम सीधे सीधे करना चाहें तो 10,000 करोड़ का एक यूनिकॉर्न रुपए का। अब एक हमारे देश में 130 यूनिकॉर्न अभी तक, ये नए लोगों ने बनाया, उनके ऊपर एंजल कैपिटल। अब जिन लोगों ने उनमें इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था वो हजारों गुना उनको रिटर्न मिला है, वो खुद ही बहुत धनी हो गए।
तो इसलिए वो एक अब जहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है, एंजल इन्वेस्टर्स फिर कुछ मेंटर्स होते हैं, वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम किए होते हैं, वो आईटी इंडस्ट्री में काम किए होते हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम किए होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में काम किए वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं तो वो स्टार्टअप्स के साथ या सेक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो स्टार्टअप के साथ मिलकर उनको मेंटर करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको थोड़ा फंडिंग भी, एंजल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, उनको फिर मार्केट में उनको जोड़ते हैं, फिर उनके उत्पादों को बेचने में मदद करते हैं, फिर उनको सही रास्ते पर लेके जाते हैं। ये एक समूह है, मेंटर्स हैं। फिर उसके बाद आप वीसी फंड वाले हैं, वो सब आ जाते हैं। तो एक पूरा समूह है, उसकी पूरी वोकैबुलरी है, उसके कुछ शब्द हैं अलग, वो आमतौर पर वो शब्द हमारे दिनचर्या में नहीं होते हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है कि स्टार्टअप्स हो, एंजल इन्वेस्टर्स हो, मेंटर्स हो, इनक्यूबेटर्स हो। क्योंकि देखिए इनक्यूबेटर का ये होता है कि एक जगह उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाए जी, तो इनक्यूबेटर्स हो। फिर कुछ एक्सेलरेटर्स होते हैं, वो बहुत कम समय में उनके बिजनेस सॉल्यूशंस में इन्वेस्टर्स ले आके देते हैं। तो वो सेक्टर स्पेसिफिक हो, वो या सेक्टर एग्नोस्टिक हो, ये सब होता है। तो ये एक अलग ही इकोसिस्टम है। हाँ। और ये इकोसिस्टम अभी शहरों तक सीमित है। सर, इस देश के 10 वर्षों के इतिहास को जो आप देखते हैं, अभी से 10 वर्ष पीछे जब जाते हैं, तो इन 10 वर्षों में स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना परिवर्तन हुआ है? बड़ा परिवर्तन हुआ है। 2015 में जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक पोर्टल शुरू किया, फिर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, फिर उनका रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। वैसे तो स्टार्टअप पहले भी थे, इनमोबी जैसा एक स्टार्टअप था, वो पहले वेंचर कैपिटल, उसके पहले ही हमारे फ्लिपकार्ट पहले ही आ गया था। तो इस तरह की चीजें तो हो चुकी थी, लेकिन एक जन आंदोलन या उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन अभी नहीं हुआ था। तो भारत सरकार ने जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लिया, तो फिर प्रदेश सरकारों ने भी सारों ने अपनी पॉलिसी लाई, अपने कदम उठाए। फिर उनको जब पॉलिसी आने लग जाती है, फिर इंसेंटिव्स होने लग जाते हैं, इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का एक्सपेंशन होने लग जाता है, अवेलेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। फिर जब एक ऑर्गेनाइज्ड, जब आपको सपोर्ट मिलने लग जाता है, तो बहुत सारी ताकतें हाथ, तो एक तेजी से विकास होने लगता है। तो 2014 के बाद ये थोड़ा संगठित ढंग से इसमें प्रयास हो रहा है, और उसका परिणाम भी सामने आया। और सर, गांव में रहने वाले युवा या छोटे शहरों में रहने वाले जो युवा हैं, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम का अगर हिस्सा बनना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं इससे? वास्तव में स्टार्टअप इकोसिस्टम, मैंने जैसा बताया, बड़े शहरों तक अभी सीमित है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो सर्विसेज वो बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप इवेल्युएशन प्रोसेस, हैकाथॉन, आइडियाथॉन, जो आइडिया कंपटीशन है या सॉल्यूशन के कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें भाग ले सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन होने लग जाते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। अपनी कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज जहाँ इंक्यूबेटर, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और इसी तौर पे आप अगर पहचाने जाते हैं, तो एक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल्स हैं, या और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें आप बहुत दूर से भी मेंटरिंग ले सकते हैं। आप अमेरिकन मेंटर है, वो आपको गांव पे मेंटरिंग कर सकते हैं। दिल्ली का मेंटर, आप गांव पे बैठ के भी उसकी मेंटरिंग ले सकते हैं। फिर अब सूचनाओं का आदान प्रदान टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत आसान हो गया। तो जो इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी, सिस्टम की एक्सेस की जो प्रॉब्लम पहले थी, अब नहीं। ये अलग बात है कि गांव में अभी स्टार्टअप की जो वोकैबुलरी है, जो इकोसिस्टम, वो नहीं आया। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैंने एक प्रयास, इसीलिए मैं अपनी सगड़ी में, आजमगढ़ में, जहाँ मेरा क्षेत्र है, मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना मैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो वोकैबुलरी है, जो इकोसिस्टम जो बड़े सालों तक केंद्रित है, जिसमें मैं एक पायनियर और एक चैंपियन माना जाता हूँ, और मैं उसमें एक वेटरन व्यक्ति हूँ, बहुत अनूठा, जो सरकार में काम करता हुआ विभिन्न विभागों से इस इकोसिस्टम के पायनियरिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम के सपोर्ट के लिए सबसे पहले ही काम शुरू कर दिया था। वो मेरे नेतृत्व में वो काम आगे बढ़ा था। तो और बाद में मैं जब उड़ीसा सरकार के बुलावे पे गया था, तो मैं वहाँ चेयरमैन था स्टार्टअप उड़ीसा का, और उसमें उड़ीसा को भारत सरकार द्वारा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट का कई बार पुरस्कार मिला। तो मैंने यही सोचा कि क्यों न मैं उन अनुभवों को
अपने क्षेत्र में साझा करूं, एक बिल्कुल छोटे सर, से क्षेत्र में आपका जो सोच impact रहा, हो। आपका जो विचार रहा, वो स्थानीय स्तर के या ग्रामीण अंचल के जो भी युवा है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सर, आप तो एसटीपीआई जैसे संस्थानों में का भी नेतृत्व किया है, तो सर एसटीपीआई जैसे संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जी। और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एसटीपीआई जो मूलतः उस समय जमाने में कंसीव की गई जब कंप्यूटर्स बहुत महंगे थे। जी। डेटा कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट पे सरकार की मोनोपोली थी, बीएसएनएल की मोनोपोली थी। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन ही उपलब्ध था इंटरनेट में, और कंप्यूटर्स को कोई कंपनी खरीदने में सक्षम नहीं थी, बहुत महंगे थे। अब बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, उनके लिए पावर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसके लिए स्पेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसको ऑपरेट करने वाले लोग भी बहुत विशिष्ट तरह के होते थे। तो ऐसे में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री का व्यक्ति उसको कर नहीं सकता था। दूसरा बीएसएनएल की मोनोपोली थी विदेश संचार पे, सैटेलाइट इंटरनेट पे, तो उसका डेमोक्रेटाइजेशन नहीं था, तो वो भी आईटी इंडस्ट्री के एक्सेस में नहीं थी। और तीसरा कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए जो सरकारी लाइसेंसेस थे और जो सहूलियतें थी उसके लिए सिंगल विंडो की जरूरत थी। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इन सारे कार्यों के लिए पहले तो 1889 में, अब 1989 में, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि 1991 में कि नहीं, एक पूरे भारत सरकार के पूरे देश के पैमाने पे एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अलग अलग संगठन नहीं बनने चाहिए। तो 1991 में उसको समेकित करके एकीकृत करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और इसने अपना काम शुरू किया। तो एसटीपीआई सेंटर में विशिष्टता कि हमारे पास मेन फ्रेम मशीनें होती थी, हमारे पास इंक्यूबेटर होते थे जिसमें प्लग एंड प्ले मिलता था, तो उन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। तीसरा, हमारे पास हर सेंटर हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो वहाँ आकर के सॉफ्टवेयर उद्यमी अपना फ्लॉपी में या टेप जो ड्राइव होती थी टेप, उसको ले आके हमारी मशीनों से फिर वो डेटा ट्रांसमिट करता था, और उस डेटा को ट्रांसमिट उसका सर्टिफिकेशन हमारे अधिकारी करते थे। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी मैनेज करते थे। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट था, उसके अंदर हमारे डायरेक्टर्स जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर की भूमिका निभाते थे। तो ये वैधानिक सेवाएं, सपोर्ट की सेवाएं, टेक्नोलॉजी सेवाएं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सेवाएं, ये सारी सेवाएं एक जगह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास के केंद्र में मिलती थी। तो सर, क्या आज का युवा एसटीपीआई जैसे संस्थानों से सीधे जुड़ के नए स्टार्टअप को शुरू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है आज। अभी बहुत सारे जो केंद्र हैं वो सारे टिपिकली इंक्यूबेटर, सभी इंक्यूबेटर। उसके साथ ही साथ अभी उसके मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन मैं जब आया था तो मैंने 21 जो सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थे, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर्स थे, जिनमें आईओटी पे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थे, ब्लॉकचेन पे थे, एबीजीसी पे थे, एसीएस के थे, मतलब आई मीन एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट, कॉमिक्स, वो सेक्टर था, ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक एंड शेयर्ड व्हीकल का सेक्टर था, फिनटेक था, मेडिटेक था। इन सारे सेक्टर्स पे हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आईओटी पे था, ओपन लैब थी, परफॉर्मेंस इफिशिएंसी इनहांसमेंट का, ऑगमेंटेशन का सेक्टर था। तो इन सारे सेक्टर्स में हमने सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बना दिया था। अब मुझे लगता है कि 21 और 2 का हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। 23 तो मेरी आंखों के सामने हो ही गए थे, 21 सेपरेट हो रहे थे, 2 और आगे जुड़ने वाले थे, अब 2-4 और बढ़ गए होंगे। तो लेकिन ये है कि एसटीपीआई का एक बुके ऑफ इंक्यूबेटर्स हैं, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, हैकाथॉन चलता है और सिलेक्शन प्रोसेस चलते हैं। उसमें कोई भी टीम अपनी आइडियाज को लेकर आके और वो सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जा सकती है। सर, अक्सर हम साइबर टेक या ऐसे कुछ शब्दों को सुनते हैं, तो सर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत की क्या संभावना है? भारत में साइबर सिक्योरिटी की संभावनाएं कई तरह की हैं। देखिए, एक तो साइबर सिक्योरिटी देना,
आम जन को देना, सरकारी प्रतिष्ठानों को देना, प्राइवेट सेक्टर को देना, अपने स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन को देना, बिजनेसेस को देना सरकार का, समाज का बड़ा दायित्व है। उसके साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति को, सारे व्यक्तियों को साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एजुकेशन लगातार देते रहना, सतर्क करते रहना, जागरूक करते रहना हमारा दायित्व है। तीसरा कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और उन चुनौतियों को के समाधान के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें हमारी महारत हो, हम अग्रणी देश बने, उस तरह के प्रोडक्ट लगातार बनाते जाएं और हम अपनी समस्याओं का समाधान करते जाएं। और चौथा कि साइबर सिक्योरिटी की सेवाएं न केवल भारत में हम लोग दे पाए बल्कि दुनिया को दे के रोजगार का सृजन करें और फॉरेन करेंसी अर्न करें, एक्सपोर्ट करें। ये 4-5 मोटी चीजें हैं जो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत को अचीव करनी है। सर अभी थोड़ी पहले एआई की भी बात कर रहे थे, सर क्या लगता है कि एआई आने वाले दिनों में भारत में नौकरियां पैदा करेगा या नौकरी के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा? नहीं, भारत तो वास्तव में एआई के नाते लाभ उठाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी नौकरियां खत्म नहीं करेगी, नौकरियों का एक डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे एआई के लिए जो प्रॉम्प्टिंग है करना, उसको उपयोग करने की जो एक विधि है, प्रणाली है जी, वो सीखना, फिर प्रॉम्प्टिंग करना, फिर बॉट्स बनाना, बॉट्स को ट्रेन करना, फिर विभिन्न भाषाओं में ट्रेन करना, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे ट्रेन करना, विभिन्न सेक्टर्स के लिए ट्रेन करना, उसको लगातार विकास करते रहना। इन सारी चीजों को करने में रोजगार का सृजन होता है, हम रोजगार उससे पैदा करेंगे। दूसरा कि जो एआई है वो एक टूल है और इससे ये एक अंतिम टूल है। सभ्यता ने, मनुष्य ने, इस मानवता ने जो ये टूल विकसित किया है वो सोच सकता है और लगातार सीख सकता है और वो स्वयं प्रेरणा से सीखता है। और मनुष्य और एआई में अंतर है कि मनुष्य तो एआई बनाया है लेकिन मनुष्य ने एआई को मनुष्य के दिमाग के हिसाब से बनाया। तो एआई के पास अपना दिमाग है, वो अपने आप को लगातार सिखा रहा है, उसका विकास हो रहा है। और ऐसा करते हुए जो मनुष्य की सीमा है कि वो बहुत रिपीटेटिव होने में बार बार इनकंसिस्टेंट होता है, वो गलत करता रहता है, लेकिन एआई गलत नहीं करता, वो बहुत प्रिसाइज रहता है और सीखता भी है लगातार। तो ये ज्ञान के मामले में, सोच के मामले में मनुष्य से श्रेष्ठतर होता जाएगा एआई, लेकिन मनुष्य के हाथ में एआई के निर्माण की जो ताकत है मनुष्य उसका हथियार की तरह से इस्तेमाल करेगा। मनुष्य रूटीन कामों से हटके किताबें पढ़ेगा, नए नए ज्ञान बनाएगा, संगीत करेगा, संगीत भी यही करता है, किताबें लिखेगा, कविताएं लिखेगा। वो हमारी कल्पनाशीलता को, हमारी रचनात्मकता को, हमारी क्रियाशीलता को, हमारे इमेजिनेशन को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी इन सारी चीजों को नया आयाम देगा। और इसलिए ये मनुष्य के हाथ में वही हथियार है। जैसे जब मनुष्य ने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, इंटरनेट का आविष्कार, आग का आविष्कार, स्टीम पावर का आविष्कार, हाँ ये है कि ये सारे आविष्कार मनुष्य के नियंत्रण में थे, मनुष्य। लेकिन एआई एक ऐसा आविष्कार है जो मनुष्य या मनुष्य से श्रेष्ठतर सोचने के मामले में। इसलिए आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि मनुष्य जो ये एक नई मशीन बनाया है, जो सोचने में और सीखने में मनुष्य श्रेष्ठ है, जो न कभी थकती है न कभी सोती है, तो ये एक नया मनुष्य पैदा किया इसने, उसको कैसे गवर्न करेगा, उसको कैसे नियंत्रित करेगा। क्योंकि अभी मैं मिस्टर हरारी को पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है, बहुत दुनिया के बड़े चिंतक हैं, वो किताबें लिखते हैं और उनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई मनुष्य के लिए एक इंटीमेसी भी पैदा करेगा और मनुष्य एआई चीजों के इंटीमेट होता चला जाए। वो एक ऐसी इंटीमेसी जिसमें उनको स्ट्रगल नहीं है, संघर्ष नहीं,
मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से इंटीमेट होता है, अपने भाई से इंटीमेट होता है, अपनी माँ से होता है, अपनी पत्नी से होता है, अपनी प्रेमिका से होता है, अपनी बेटी से होता है, अपने पुत्र से होता है, अपने ग्रैंडफादर से होता है। एआई के अंदर अपार क्षमता आपसे इंटीमेट होने की, बिल्कुल। और वो ऐसी इंटीमेसी जिसमें आपको कोई भी डिनायल नहीं है, कोई भी डिले नहीं है। तो मनुष्यता के सामने एआई के रूप में अन्य चुनौतियां हैं। रोजगार उसमें बहुत छोटी सी बात है। और दूसरा की जो चीज दिख रही है कि मनुष्य की कल्पनाशीलता, क्रियाशील, सृजनात्मकता, इसको एक नया आयाम। आज हम किताबें लिख अक्सर हम सकते हैं, देखते हम हैं जब कविताएं, एआई का हम प्रयोग करने लगते हैं तो हम उसी पर निर्भर हो जा रहे हैं, फिर हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। अगर हमें कुछ भी लिखना भी है तो हम उसको थोड़ा समझा दे रहे हैं, सब कुछ दे दे रहा है, जिससे तो हमारी रचनात्मकता तो कम ही हो रही है ना रचनात्मकता कम कहाँ हो रही है, रचनात्मक बढ़ रही है। वो उसी तरह से है जैसे अपने हाथ से आप पेड़ नहीं कर सकते, उसके लिए कुल्हाड़ी की जरूरत है। वो कुल्हाड़ी है, वो आपकी रचनात्मकता को, क्रियाशीलता को, कल्पनाशीलता को एक नया आयाम दे रही है। उसमें एक प्रिसीजन, उसमें एक परफेक्शन डाल रही है। उसमें क्या बुराई है? आप आपके सामने विभिन्न तरह के चित्र, विकल्प दे रही है, तो आप उस काम को बेहतर कर पा रहे हैं, तेजी से कर पा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? आप जो सीख सकते हैं उससे ज्यादा आपको बढ़ा रही है, तो ये तो आपके एक्सटेंशन हो गए। अगर ये वही चीज है कि जैसे आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी लंगड़े के हाथ में, के पैर में पैर दे दें हम, कोई मोटर पे बैठ के चलने लग जाए, तो उसमें क्या दिक्कत? क्या पैदल चलना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। सर, भारत तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी आज भी भारत को हम देखते हैं तो एग्री स्टार्टअप के मामले में अपेक्षाकृत बहुत कम है। वास्तव में जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत रिफॉर्म ला रहे हैं। एक शब्द होता है डेमोक्रेटाइजेशन, और एक्सेस उसकी थोड़ी कमी है। पूरे देश में एग्री स्टार्टअप हर जगह नहीं पाए जाते, क्योंकि उनकी जो कंज्यूमर्स ले आना, उनको यूजर्स को ऑनबोर्ड करना, वो एक थोड़ा कठिन प्रक्रिया होती है। लेकिन आज एग्री सेक्टर में जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सॉइल के हेल्थ मैनेजमेंट से लेके, आपकी बुआई से लेके, आपकी कटाई से लेके, आपके फसल के रख रखाव से लेके, उत्पाद के बाद उसके उत्पाद के मतलब अन्न के रख रखाव से लेके उसका विपणन तक, मौसम की जानकारी, खाद की जानकारी, सॉइल में क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग, मतलब आप कितना पानी दें, कितना फर्टिलाइजर दें, कितना पेस्टिसाइड दें, कब दें, कहाँ दें, आप आईओटी का इस्तेमाल करें कि कब पानी आना, सेंसर से वो पानी चला जाए, ड्रिप इरिगेशन हो जाए, प्रिसीजन इरिगेशन हो जाए। फिर आज ड्रोन्स के माध्यम से फसलों में कीट लगे हैं क्या, पेस्टिसाइड की जरूरत है क्या, पानी की कमी हो गई है क्या, कितनी मात्रा में पानी दें, कितना छिड़काव करें, इन सारी चीजों में एग्री स्टार्टअप ने बड़ा काम किया। आज एग्रीकल्चर का पूरा जो लाइफ साइकिल है, उसके तमाम वैल्यू चेन है, उन सारी जगहों पे स्टार्टअप्स काम कर रहा है। आपके क्रेडिट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके आपको प्लेटफॉर्म पे सारी जानकारियां दे रहे हैं। तो दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक और है कि स्टार्टअप की एफपीओज की बड़ी संभावना है। तो क्योंकि किसानों की जो जोतदारी है, जो उनकी लैंड होल्डिंग है, बहुत कम होती जा रही है, और इसलिए अगर वो किसान केवल खेती पे निर्भर होकर पूरा समय लगा रहा है तो वो आएबल नहीं, उसको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। सर, कोई ऐसा स्टार्टअप बताइए जो एग्री सेक्टर में कम पूंजी और कम संसाधन में शुरू किया जा सके। देखिए, एक तो एफपीओ है। एफपीओ एक ऐसी चीज है जो करना चाहिए। किसानों को संगठित करिए, और उसमें स्केलेबिलिटी है। सब लोगों का खेत एक जगह आता है, सब लोग सामूहिक खेती करते हैं, उसका अच्छा दाम पाते हैं, उचित मात्रा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उचित मात्रा में सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं, और अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, कम श्रम, कम कोऑर्डिनेशन। तो सामूहिकता एफपीओज के माध्यम से आ रही है, वो बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल सर, लेकिन जब किसानों से हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा विश्वास की कमी देखने को मिलता है। हमको लगता है शायद जिसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस विश्वास की जो खाई है
इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? उसको सरकारें खत्म करेंगी और कर रही हैं। जी। देखिए सर, ये जो स्टार्टअप है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, तो सरकारें वो साख जो है वो सरकारें उसको पैदा करेंगी। वैसे भी कोई भी स्टार्टअप आएगा तो वो किसान के साथ काम करेगा, तो उसकी काम करने की जो जानकारी है वो तो शासन प्रशासन सरकार को होती है, समाज को होती है। दूसरा कि जो स्टार्टअप आएगा वो स्टार्टअप होगा तो वो आपको सर्विसेज देगा, आप सर्विसेज के अगेंस्ट उसको फीस देंगे। बहुत सारे स्टार्टअप फीस भी नहीं लेते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी के उपयोग पे काम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, फिर उसमें से फीस लेते हैं। और वास्तव में स्टार्टअप्स के साथ काम करने की तो देश में एक परंपरा रही है, हम लोग नए लोगों के साथ काम करने में वो है, तो भारत तो इस मामले में एक अच्छा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है उद्यमिता को। सरकार में भी उद्यमिता को लेकर काफी सकारात्मक भाव है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगातार बढ़ाने का एक प्रयास चलता रहता है। तो ये एक आशाजनक स्थिति है। बिल्कुल। सर, किसानों के साथ साथ जब हम मजदूरों को देखते हैं तो इस देश में करोड़ों ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी तकनीक से बहुत दूर हैं। तो अगर मजदूरों को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाना हो तो कौन सा ऐसा प्रभावी तरीका हो सकता है जो काफी सफल हो जाए? देखिए क्या है कि भारत का हर नागरिक एक डेटा जनरेशन यूनिट है। आज भारत का हर नागरिक आधार पे है, ठीक है, और आधार के माध्यम से वो डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो वो डेटा भी कंज्यूम कर रहा है, इंफॉर्मेशन जनरेट भी कर रहा है, उससे इंफॉर्मेशन भी जनरेट हो रही है। और भारत में अभी जो नई बात चली है वो ये है कि हमारा सॉवरेन एआई हो, हर सेक्टर के लिए एआई हो, अपना एआई हो, वो अपनी सामाजिक सोच उसमें रिफ्लेक्ट हो, हमारा कॉन्शियसनेस उसमें रिफ्लेक्ट हो, हमारी कल्चरल सेंसिटिविटी उसमें रिफ्लेक्ट हो, वो हमारी भावनाओं को, हमारी संभावनाओं को, हमारी सामाजिकता को, हमारी मूल्यों को, हमारी सोच को भी वो सेंसिटिविटी के साथ देखे। तो वो जो डेटा जनरेट होता है, उस डेटा की ट्रेनिंग है, उसमें हर व्यक्ति का बड़ा एक उपयोग है। अब आप जैसा कि कहते हैं कि एक मजदूर का डिजिटल इकोनॉमी में क्या रोल है, बिल्कुल। तो एक मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे समाज का सारा व्यक्ति हो, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी तो सबके पास है, डीबीटी उन लोगों के पास आ रहा है, सर्विसेज आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इस पूरे देश को, पूरे समाज को एम्पावर किया। आज पेपरलेस गवर्नेंस काफी मात्रा में सफल हो रही है प्रदेशों में। तो गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी टेक्नोलॉजी से अब बातचीत करने लगा है। वॉइस इंटरफेस है, सारी भाषाओं में वो इंटरफेस है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप अब बोल के इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और सुन के उसको समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके पास सारा, सरकारें भी अब काफी कुछ डिजिटल सर्विस आपको देने लगी। तो ऐसे में जो आपका प्रश्न है वो कि मजदूर का क्या हो, किसान का क्या हो, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सबके लिए उपयोगी और ये सारी चीजों का लाभ कहीं ना कहीं सबको मिल रहा है। आज जिसके पास मोबाइल है वो अनपढ़ होने के बावजूद उससे वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है। बिल्कुल। सर, मजदूरों की आय बढ़ाने के लिए कौन से डिजिटल टूल्स या प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, मजदूर शब्द एक बड़ा एम्बिगुअस प्रश्न है, मतलब एक कौन मजदूर किस क्षेत्र में काम, क्योंकि सब जब हम ग्रामीण अंचल में बैठे हुए हैं और आप भी जब अपने सारे कामों को छोड़ के जब गांव की तरफ आ गए हैं, अपने जन्मभूमि की तरफ आ गए हैं, तो विशेष तौर पे यहाँ हमें किसान ही मिलेंगे, यहाँ हमें मजदूर ही मिलेंगे, यहाँ हमें ऐसे ही युवा मिलेंगे जो अभी बहुत ज्यादा सफल नहीं है। तो हमें उन्हीं के बीच में काम करना है। मैं उसको इस तरह से कहना चाहूंगा कि एक मजदूर जो शब्द है वो एक बड़ा जनरल है। बिल्कुल। तो जैसे मजदूर किसमें, खेती हर मजदूर, या हुनर में से, स्किल में, जैसे हमारे तमाम, जैसे हमारी बिल्डिंग में बनाने में मजदूर काम करते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, हमारी दुकानों पे काम करने वाले, परचून की दुकानों पे काम, हेल्थ दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, एक पूरा सैलून चलाने वाले लोग हैं। तो ये हर तरह के लोग हैं, वहाँ काम करने वाले लोग, और वो लोग नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग है और उनको स्किल्स की जरूरत है। आने वाले जो समय है उसमें जो परंपरागत स्किल जो हमारे समाज से हमारी पीढ़ियों में आते थे वो बंद हो गए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए
अनुकूल नहीं है। तो हमारी जो परंपरागत हमारी जनरेशन में जो हमारी हुनर थे, जो हमारी स्किल थे, हमारा कौशल था, वो खत्म हो रहा है। तो फिर वो कौशल समाज के अन्य भागों में बांटने के लिए अब स्किलिंग की जरूरत है। तो जैसे अब हम फर्नीचर मैं भी बना पाऊँ, हम भी बना पाए, वो हमारी जनरेशन नहीं है, तो हम स्किल से सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं आपका बाल काट पाऊँ, आप मेरा बाल काट पाए, तो उसके लिए बाल काटने का स्किल अब हमें कहीं से लेना होगा। अब हमारी जनरेशन से तो पास हो नहीं रहा है, वो चीज ब्रेक हो गई जी। हमें बिल्डिंगें बनानी है, हमें सड़कें बनानी है, हमें तार खींचना, हमें इलेक्ट्रिशियन होना है, प्लम्बर होना है, मैकेनिक होना है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक होना है, ये सारे स्किल सीखने। और विभिन्न क्षेत्रों में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या जो वर्कर्स हैं वो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए कल्याणकारी काम, उनके लिए उचित उनको उनके काम का मूल्य मिले, ये समाज की, राष्ट्र की जिम्मेदारी और मार्केट की जिम्मेदारी। सर, जब हम युवाओं से बात करते हैं स्पेशली किसी नए विजन्स को लेके या किसी नए स्टार्टअप को लेके, तो युवा तो कहते हैं कि हाँ, हमारे पास आइडिया, हमारे पास भी है, विजन हमारे पास भी है, काम करना हम भी चाहते हैं, पैसे कमाना हम भी चाहते हैं, लेकिन उसको शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो सर उन युवाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि कई चीजें नहीं, ये विषमता, ये एसिमेट्री वो होती है। जैसे एक इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री, कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों को नहीं है। एक एक्सेसिबिलिटी की एसिमेट्री, कुछ लोगों के पास जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इकोसिस्टम, उसमें एक्सेसिबिलिटी है, कुछ लोगों के पास नहीं है। कुछ लोगों को आइडिया की एसिमेट्री है। तो ये सारी एसिमेट्री को समाधान करने के लिए हर तरह के प्रयास करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो गांव का लड़का है उसको हम बता पाए कि भाई तुम जो सोचते हो और तुम जो समस्याओं को उसका निराकरण करते हो, तुम उद्यमी बन सकते हो, वो उसको नहीं पता, वो उसको जगाना पड़ता है। बिल्कुल। तो जागरूकता पैदा करना, सूचनाएं देना कि भाई ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, तुम इस इकोसिस्टम के हिस्सा कैसे बन सकते हो, तो ये सारी सूचनाएं देना, फिर उसमें उनको ऑनबोर्ड करना, एक्सेस कराना, फिर पूंजी से एक्सेस कराना। जैसा कि इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी पूंजी का कोई मतलब ही नहीं। बूट स्ट्रैपिंग कितने लोग कर पाते हैं? अंत में आपको एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से आपके आइडियाज को समझने वाले लोग हैं पूरे दुनिया में, देश में। अब अगर अपने आइडियाज को अच्छे ढंग से उनके पास प्रेजेंट, तो वो ट्रेनिंग ये देना कि आप आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करो, पिच डेक कैसे बनाओ, पिचिंग कैसे करो, लोगों तक अपने को पहुंचाओ कैसे, वो आपके आइडियाज को जैसे बिल्ड करता है, आपको पैसे की कमी खत्म हो जाती है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसको परंपरागत पूंजी और इंस्टीट्यूशनल पूंजी नहीं मिलती, तो उनको तो समाज से, इकोसिस्टम से पूंजी लेनी होती है। नहीं बिल्कुल सर, कई सारे युवा अगर ऐसे प्रयास करते हैं तो कुछ तो इन्वेस्टर्स उनको मिल जाते हैं कि वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो उन पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन इन्वेस्टर के सामने भी थोड़ी चुनौती होती है कि वो खर्च क्यों करे, क्या पता स्टार्टअप ग्रो ही न कर पाए, हमारा पैसा डूब जाए। तो सर उन इन्वेस्टर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते समय? देखिए, इन्वेस्टर्स का ध्यान क्या है कि इन्वेस्टर्स तो वो विशेषज्ञ होते हैं, कोई आम इन्वेस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं आता जी। वो जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो यूं ही अपनी पूंजी लेके यहाँ वहाँ नहीं कमाते, वो आपके आइडिया में जान देखते हैं, टीम में जान देखते हैं, आपके आइडिया में जान है क्या, टीम में जान है क्या, फाउंडर्स कितने स्मार्ट हैं, उनमें कितनी झिझिविषा है, वो कितने कंसिस्टेंट हैं, वो उनमें एक्साइटमेंट कितना है, कितने गंभीर है, बिल्कुल, तभी तो वो अपना पैसा लगाते हैं। वो मूर्ख लोग नहीं होते, वो जोखिम लेते हैं, लेकिन जोखिम लेने के पहले उनकी एक पूरी ड्यू डिलिजेंस है, वो आपकी आइडिया में ताकत कितनी है, टीम में स्ट्रेंथ कितनी है, आप किस तरह से काम, कितना मनोयोग से काम करते हैं, तभी पैसा लगाते हैं। और वो जब लगाते हैं तो उसमें रिस्क तो होता है, जैसे मैंने बताया फेल्योर रेट तो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इसमें मतलब जो एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा आता है इस इकोसिस्टम में। अब आपके पास इन्वेस्टर न पहुंचे या आप उस तक न पहुंचे, वो चीजों का जो गैप हो वो किसी को भरना होता है। जैसे मैं वो काम कर सकता हूँ या करने के लिए शुरू किया कि ताकि स्टार्टअप बनने लगे, क्योंकि मैं इकोसिस्टम को जानता हूँ, तो मैं फिर स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स को एक जगह जोड़ दूंगा। दूसरा, इन्वेस्टर्स फिर लोकल पैदा होने लगते हैं, तो उसको वो लोकल लोग भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने लगे। ऐसे HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नए नए
कारोबारी हैं, उनके पास बहुत सारा सरप्लस होता है, वो बैंकों में पैसा नहीं रखते, या उनके पास बहुत सारा सरप्लस हो जाता है, करें क्या? तो उनको हम लोग एजुकेट करके एक एंजल इन्वेस्टर बनने की तरफ प्रेरित करते हैं। तो और हम स्टार्टअप्स को भी ट्रेन करते हैं कैसे पैसे लो, हम HNIs को भी ट्रेन करते हैं कैसे एंजल इन्वेस्टर बनो। तो एक ये इकोसिस्टम में एक दूसरे को ट्रेन करना, एक थर्ड पार्टी आके ट्रेन करे, एक दूसरे से सीखें, समय के हिसाब से इवॉल्व करें, यही इकोसिस्टम का एक नेचुरल इवोल्यूशन। तो सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स या कोई भी, वो जब हर सब कुछ वाच करता है, फिर उसको लगता है कि स्टार्टअप करने वाले लोग बहुत तो समर्पित, बहुत डेडिकेटेड नहीं है, हो सकता है मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ तो सफल ना हो पाऊँ। तो सर क्या ऐसा भी संभव है कि बिना किसी इन्वेस्टर्स के स्टार्टअप शुरू किया जा सके? बूट स्ट्रैपिंग है और कोई तरीका नहीं। हाँ, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है जी, आप अपने साधनों से, अपने स्रोतों से, अपने पैसों से अपने फंडिंग करो। लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं। एक स्टार्टअप अगर वो एंजल इन्वेस्टर से या मार्केट से पैसा नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब उसके आइडिया में, उसकी टीम में, उसके सपनों में, उसकी प्लानिंग में, उसके डॉक्यूमेंटेशन में, उसके प्रेजेंटेशन में जान नहीं है। और अगर जान नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। सर आप तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को भी बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, तो जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था को आप देखते हैं तो क्या लगता है इस देश की शिक्षा व्यवस्था इस देश के युवाओं को सिर्फ डिग्रियां दे रही है, रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है? इस देश की शिक्षा व्यवस्था भारत के छात्रों को, विद्यार्थियों को वो एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा शिक्षार्थी और एक भविष्य का नागरिक बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं। कहीं कोई गैप है जिसको भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उस समस्या को समझा गया। पहली बार भारत में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई उसमें इन समस्याओं को चिन्हित किया गया, उसको स्वीकार किया गया और उसको भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो इंडिया सेंट्रिक हो, रूटेड इन इंडियन सिस्टम्स हो, भारत के नॉलेज इकोसिस्टम से भारत की आत्मा के साथ जुड़े, फिर उसमें उद्यमिता भी हो, उसमें सपने भी हो, उसमें टेक्नोलॉजी भी हो, उसमें मतलब नंबर के साथ, लेटर्स के साथ अच्छा काम हो और एक सपनों का एक नागरिक बने जो कुछ सपने देखे, देश के लिए देखे, अपने लिए देखे, ऐसा बनाने के एलिमेंट है। अब उसको अगर हम बेहतर ढंग से लागू कर पाए, समाज का सारा परिवार, छात्र संघ, शिक्षक, शिक्षा संस्थान अगर उस भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसकी आत्मा को समझो और उसको उसी अनुरूप लागू करें तो एक अच्छा भारत एक का निर्माण हो सकता है। लेकिन हम सब खुद देखें कि हम इन सारी चीजों में कितना न्याय कर पाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन सब देखते हैं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं हर अपने भाषणों में कि यह देश आने वाले दिनों में फिर से विश्व गुरु बनेगा, लेकिन जब आप जैसे शिक्षाविदों से जब हम लोग बात करते हैं तो सबको यही करता है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। तो जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था में ढेर सारी कमियां हैं तो सर आने वाले दिनों में देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु इसलिए बनेगा क्योंकि फिर अपनी समस्याएं सॉल्व करेगा। विश्व गुरु बनना है, देखिए कोई भी देश सामने एक आदर्श उद्देश्य को गोल रख के काम करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा उसके पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल। भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, हमारी GDP बढ़नी चाहिए, हर हाथ को मतलब भारत में उद्योगों का विकास होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, धन उपार्जन बढ़ना चाहिए, सारे मोर्चों पे हम सफल होने चाहिए, रणनीति हमारे देश का डिफेंस अच्छा होना चाहिए, स्पेस प्रोग्राम अच्छे होना चाहिए, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर बनना चाहिए, हमारे देश के विश्वविद्यालयों में शोधार्थी अच्छे होने चाहिए, पेटेंट्स क्रिएट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए, फैक्ट्रियों से अच्छे उत्पादन होना चाहिए, उनका अच्छा निर्यात होना चाहिए, हमारे देश में हर आदमी एजुकेटेड हो, हमारे किसान अच्छी पैदावार करें और उसके उचित मूल्य मिले। तो ये सारी चीजें एक साथ हैं। तो जो सपना है वो अच्छा है और वो सपना पूरा करना है, उसमें हर व्यक्ति का इस देश के कर्तव्य है। और एक गोल लेके जब हम काम करते हैं, एक उद्देश्य के साथ काम करते हैं और सब मिल के काम करते हैं तो हम उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। शिक्षा, शिक्षार्थी
और परिवार, तीनों का मैं एक भाव का परिवारजन हूँ। वो अच्छे बने तभी तो राष्ट्र अच्छा बने। सर जाते जाते इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप देश समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये एक महान राष्ट्र था और इसकी जो सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना पे एक प्रहार हुआ था। करीब 700-800 साल हमारे गुलामी के थे और वो एक ऐसा समय था जब यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशंस हो रहे थे और उसके बाद एक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय हुआ जब हम गुलाम थे। तो हम एक उन्नत राष्ट्र थे, देश दुनिया की जीडीपी में हमारा बड़ा योगदान था, हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्नत थी, हमारे व्यापार उन्नत थे, हमारे विश्वविद्यालय उन्नत थे, हमारे यहाँ कारीगर थे और हम एक बड़े महान और संपन्न देश थे। लेकिन जब हम गुलाम हुए तो हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी आस्थाएं हिल गई और दुर्भाग्य बस उसी समय दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजिकल विकास शुरू हुआ और उस समय खंड में हम गुलाम थे। तो जब हम स्वतंत्र हुए तब तक दुनिया बहुत आगे जा चुकी थी और जब हम स्वतंत्र भी हुए तो हमने जो मॉडल अपनाया वो विदेशी मॉडल था, वो हमारा अपना मॉडल नहीं था। अब जाके हम अपने मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम विसंगतियां, तमाम चुनौतियां, मैं नहीं कहूँगा कि हम सारे मोर्चों पे ठीक हैं और चुनौतियां भी बहुत हैं। हमारे समाज में थोड़ा वो उस तरह की गिरावट भी देखने में आ रही है। तो इन सब चीज़ों से निकले, सब लोग मिलकर प्रयास करें, एक बड़ा राष्ट्र बनाना, महान राष्ट्र बनाना, तो रास्ता तो वही है। और संयोग से हमारे देश में अपार युवा हैं, हम सबसे दुनिया के सबसे युवा देश है। आज पूरी दुनिया में लोग बूढ़े हो रहे हैं। चाइना जैसे देश में अब बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव्स हैं, उनके पास वर्क फोर्स की कमी है, उनकी सेवाएं महंगी हो रही हैं, उनके निर्यात महंगे होते जा रहे हैं। भारत के सामने अपार संभावना है, उस संभावनाओं के हम सब लोग मिलकर करें। हमारा देश बड़ा 140 करोड़ का देश है और अगर हमारे देश का हर नागरिक प्रोडक्टिव हो जाए, जीडीपी में योगदान करेगा तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर हमारे देश की एक प्रोपोर्शन, एक भाग भी अगर उतना योगदान करेगा तो भी हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। आज शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप आदि अनेकों क्षेत्रों में नवाचार से लेके अनेकों ऐसे माध्यमों से युवाओं को जोड़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमेशा से प्रयासरत, देश के कई बड़े संस्थाओं में अपनी सेवा देने वाले, बतौर वैज्ञानिक के पद पे अपनी सेवा देने वाले, कई बड़ी संस्थाओं के निदेशक और महानिदेशक के पदों पे जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे डॉक्टर ओमकार राय सर उपस्थित है, जिनके आपने अनुभवों को सुना, जिनके आपके ने विचारों को सुना और आपने देखा कि गांव के रहने वाला एक किसान, एक मजदूर, एक युवा कैसे स्टार्टअप नया शुरू कर सकता है, कैसे उद्यमिता के क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। आपने यहाँ से क्या सीखा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आप कमेंट अवश्य करिएगा और आप